नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, हाल ही में भी न्यूज़ में यही आ रहा है कि यूपी पुलिस जो 2024 की अभी जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, वो अभी यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है, सुनने में ये आ रहा है कि ये कैंसिल होने वाला है। और जब ये अभी परीक्षा दोबारा से होगी, रद्द कराई जा रही है, क्योंकि इसके लिए अभी ज्ञापन सौंपा गया है। और खुर्जा में भी कुछ छात्रों ने मिलकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। और ये बात की है उसमें ज्ञापन में कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए, क्योंकि नकल करके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक पद के लिए, सरकारी पद के लिए काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने नकल के माध्यम से अपने आप को उस काबिल बना लिया। क्योंकि 150 क्वेश्चन तक लोग कर कर आए हैं, क्योंकि 150 ही क्वेश्चन मैक्सिमम थे और उनके लगभग कम से कम 290 प्लस नंबर, 200 300 तक भी नंबर जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंटों के। और सरकार को इस पर देखिए तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए जो कि बार बार ऐसे बच्चों का भविष्य बेकार करते हैं, जो उस पद के लिए काबिल हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दोबारा से वैकेंसी एक क्लियर होने वाली है। अभी तो खैर डेट कोई निश्चित नहीं है कि कब होगी एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन जल्दी ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आप बेनिश्चिंत रहिए। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र, मैंने पिछली क्लास में आपको सिंधु नदी तंत्र कराया। आज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों को हम देखेंगे। और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं इसके बाएं तरफ से जो सब नदियाँ आती हैं पहले उनको देखते हैं। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो एक नदी आप पता है, इसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं क्लास शुरू करता हूँ। झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी की, तो ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इसके उद्गम के बारे में। झेलम नदी का उद्गम, ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी के उद्गम की बात करें कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो देखिए झेलम नदी का उद्गम, यह नदी, ठीक है, यह नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित बैरीनाग झील, बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील से निकलती है, ठीक है, बैरीनाग झील से निकलती है। यह बैरीनाग झील दीर्घ हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? दीर्घ हिमालय में स्थित है। दीर्घ हिमालय में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4900 मीटर है। ठीक है, 4900 मीटर है। हम यह कह सकते हैं इसमें कि जो ये झेलम नदी है, इस नदी का जो उद्गम है वो एक दीर्घ हिमालय, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैं एक श्रेणी बता देता हूँ आपसे। ये है भारत का नक्शा, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। और आप देख सकते हैं ये वाला श्रृंखला, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये श्रृंखला है आपकी। और ये यहाँ पे इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है यहाँ पे। तो ये जो मैंने कहा था कि यह नदी जम्मू कश्मीर में स्थित बैरीनाग झील से निकलती है, तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन अब जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर है आपके दीर्घ हिमालय, क्योंकि ये आपका हिस्सा पड़ता है, ये पूरा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दीर्घ हिमालय। क्या बोलते हैं? दीर्घ हिमालय इसे कहते हैं।
इसे दीर्घ हिमालय कहते हैं। और यहाँ से इस वाले क्षेत्र से निकलती है आपके नदी, इसका नाम है, ठीक है, झेलम नदी। ये ऐसे निकलती है और आगे जा कर के किस में मिलती है, पाकिस्तान में आगे जा कर के तिरमू नामक स्थान पर चिनाब नदी इसमें आकर के मिल जाती है। तो ये आगे जाके तिरमू नामक स्थान पर मिलती है। तो ये है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद जो आता है उसे कहते हैं हम महान हिमालय, दीर्घ हिमालय। और दीर्घ हिमालय में स्थित है आपके बैरीनाग झील, और यहीं से निकलती है बैरीनाग झील से यहीं से निकलती है आपके, ठीक है, झेलम नदी। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितना है, वह है 4900 मीटर। कितना है सर, 4900 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है सर आपके क्या, यहाँ से निकलती है आपके झेलम नदी। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इसकी लंबाई को लेकर के कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई झेलम नदी की लंबाई, ठीक है, इस नदी की लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, यानी अपने उद्गम से लेकर के अपने उस स्थान तक जहाँ पर ये जाकर के चिनाब नदी में जाकर के मिलती है, वहाँ तक इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर के आसपास ही पाई जाती है। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इसके प्राचीन नाम को कि इसके प्राचीन नाम क्या है, कि प्राचीन काल में इस नदी को क्या कहा जाता था। प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम। इस नदी को प्राचीन काल में, प्राचीन काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी ये कौन सी नदी है, ये वितस्ता नदी है। और ये सर वही नदी है, वितस्ता नदी, जहाँ पर इस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ था। यानी यह वह नदी है जहाँ पर 326 बीसी में, कब की बात है, इस नदी के तट पर, यानी 326 बीसी में, ठीक है, 326 बीसी में एक युद्ध हुआ। ठीक है, प्रमुख युद्ध हुआ। और प्रमुख युद्ध की बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम था वितस्ता युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था सर, 326 बीसी में हुआ था। और किसके मध्य सर, ये सिकंदर व पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ था 326 बीसी में। और प्राचीन काल में जब ये युद्ध हुआ 326 बीसी में, तो इस युद्ध में पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होता है कि दोनों के मध्य जो इतना गहरी मित्रता हो जाती है कि सिकंदर और पोरस बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। और यहाँ से सिकंदर फिर 19 महीने भारत में रहने के बाद वापस चला जाता है। तो ये एक युद्ध हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। और इस युद्ध को हम झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और इस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे वितस्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में इस नदी का नाम वितस्ता ही था, तो इसलिए वितस्ता नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल यानी वैदिक काल से इसका नाम कहाँ तक चला आ रहा था, प्राचीन काल तक। यानी जो संपूर्ण प्राचीन काल था, उस संपूर्ण प्राचीन काल में इसे वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। तो कभी प्राचीन नाम आपसे पूछ ले, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है कि इधर आपके नदियाँ, इधर आपके प्राचीन नाम, तो मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलिए आइए जानते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए सहायक नदियाँ। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। झेलम नदी की बहुत अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, एक का नाम है, यहाँ पे बात करें तो देखिए नंबर फर्स्ट अरपल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अरपल, अरपथ,
सिंध, ये भी इसकी एक सहायक नदी है। सिंध के साथ साथ, ठीक है, एक है लिडार, 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 एक है किशनगंगा, किशनगंगा। तो ये प्रमुख नदियां हैं, किशनगंगा, लिडार है, अरपत है, सिंध है, ठीक है। और एक नदी और आती है इसी की सहायक नदी, इसका नाम है पोहोरू। क्या नाम है? पोहोरू। तो एक नदी और है, इसका नाम है सर पोहोरू, पोहोरू नदी, पोहोरू नदी। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए, किशनगंगा की बात करें तो इस नदी को नीलम नदी भी कहा जाता है, इसे नीलम नदी भी कहा जाता है, ठीक है। यह नदी, यहाँ लिख देता हूँ, यह नदी झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो यह नदी झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको आप ध्यान रख लेना। तो इस नदी यानी झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका नाम है किशनगंगा, और इस नदी को नीलम नदी के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि अरपल, अरपथ, सिंध, लिडार, किशनगंगा, पोहोरू, और इसमें सबसे बड़ी नदी जो है वो है आपके नीलम नदी, जो झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख बांधों के बारे में कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। देखिए, इस नदी पर 2 प्रमुख बांध बने हुए हैं, ठीक है। प्रमुख बांध, इस नदी पर बने हुए प्रमुख बांधों की बात करें, देखिए इस नदी पर 2 प्रमुख बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम है उरी बांध, ठीक है, उरी बांध, उरी बांध। और एक बांध है आपके जो पाकिस्तान में स्थित है, इसको बोलते हैं मंगला बांध। क्या बोलते हैं? मंगला बांध, मंगला बांध। तो 2 बांध इस नदी पर बने हुए हैं। उरी बांध की बात करें तो सर ये जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, उरी बांध जम्मू कश्मीर में है। और इसका जो निर्माण किया गया था 1997 में, 1997 में, 1997 में इस बांध का निर्माण किया गया था। उरी बांध का निर्माण 1997 में, ठीक है। तो ये निर्माण किया गया था। मंगला बांध पाकिस्तान के मंगला गांव में है, ठीक है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के मंगला गांव में, पाकिस्तान के मंगला गांव के समीप, और उसी के नाम पर रखा गया है इसका बांध का नाम। देखिए यह विश्व के, ठीक है, विश्व का लिख लिया, विश्व का सातवां सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, जो झेलम नदी पर ही बना हुआ है। और इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण की बात करें तो 1961 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1967 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। तो निर्माण की बात करें इसका मंगला बांध का निर्माण, तो शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 1961 में, शुरू हुआ था 1961 में। और बनकर के तैयार कब हुआ? तो तैयार हुआ था, इसका निर्माण कार्य जो तैयार हो गया था 1968 में। तो हम कह सकते हैं कि 1961 में इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1968 तक आते आते इस बांध को पूरी तरीके से बना लिया गया था। तो 1968 में यह प्रयोग में लाया गया, ठीक है। आइए जानते हैं इस नदी से अन्य महत्वपूर्ण बंधों की बात करें तो देखिए यह नदी तिरमू या ट्रिगमू नामक स्थान पर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। यह नदी भारत व
पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर, ठीक है, इतनी 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक लिखा है कि इस पर नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है और उस परियोजना को हम जानते हैं, ठीक है, बूलर झील के मुहाने पर एक परियोजना है और उस परियोजना को आप जो जानते हैं तुलबुल परियोजना के नाम से। तो लगभग उस परियोजना का निर्माण 1987 के आसपास किया गया था। तो 1987 में इस नदी पर जम्मू कश्मीर में बूलर झील के मुहाने पर एक परियोजना का निर्माण किया गया था। इस परियोजना को हम तुलबुल परियोजना के नाम से जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, उसको भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, तो प्रमुख परियोजना की बात करें कि इस नदी पर प्रमुख परियोजना, ठीक है, तो ये देखिए परियोजनाओं के अंतर्गत ही आता बांध और प्रमुख परियोजना। इस पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में। भारत की बात करें तो भारत में, ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील के मुहाने, बूलर झील के मुहाने पर 1987 में तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए, बूलर झील की बात करें तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप नोट करके बूलर झील के बारे में नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे बूलर झील के बारे में कि बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे जल की झील है। और देखिए ये मीठे जल की झील भी अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। मीठे जल की झील ही नहीं बल्कि खारे जल की झील भी पूछी गई है। तो सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, झील है। और देखिए एक झील और आती है, इसका नाम है सांबर झील। लेकिन सांबर झील खारे जल की सबसे बड़ी झील तो है, लेकिन वो तटीय झील नहीं है। वो क्या है वो एक अंतस्थ झील है। अंतस्थ झील क्या होती है, यानी ऐसी झीलें जो चारों तरफ से किसी स्थल से घिरी होती है और उनमें कोई एक मार्ग ऐसा होता है जो समुद्र से जुड़ा होता है, जो पानी आने जाने के लिए होता है। लेकिन जो ये चिल्का झील है, ये इसका अधिकतर विस्तार समुद्र से लगा हुआ है और ये समुद्र तट यानी पूर्वी तट की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ स्थित है चिल्का झील, तो ये ओडिशा, वर्तमान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह झील पूर्वी तट पर स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसलिए इसे भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये थी हमारी झेलम नदी से संबंधित। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार रैपिड फायर करते हैं। यह नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। तो यह नदी देखिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है एक झील, इसका नाम बैरीनाग झील, जिसकी ऊंचाई 4900 मीटर है, ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4900 मीटर है। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इस नदी को प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जानते थे, इसे वितस्ता नदी भी कहा जाता था, ठीक है, जिस पर 326 BC में सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ। इसे हाइडेस्पिच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अरपल है, अरपथ है, सिंध है, लिडार है, किशन गंगा है, पोहोरू है। ये किशन गंगा झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। प्रमुख बांधों की बात करें कि इस नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो उरी बांध जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, 1997 में इसका निर्माण किया गया था।
मंगला बांध विश्व का 7वां सबसे बड़ा बांध जो पाकिस्तान के मंगला गांव के समीप स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1961 में और ये बनकर के तैयार हुआ था 1968 में। तो 1961 में इसका निर्माण कार्य शुरू और 1968 में तैयार हुआ था। आगे जा करके ये भारत से निकल करके आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में टिरमो नामक स्थान पे या ट्रिग्मो नामक स्थान पर चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक है, यह नदी भारत व पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा के साथ प्रवाहित होती है। प्रमुख परियोजना की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील के मुहाने पर एक परियोजना बनाई गई थी 1987 में। उस परियोजना का नाम था तुलबुल परियोजना। क्या नाम था? तुलबुल परियोजना। इस परियोजना का निर्माण किया गया था। अगर मैं बात करूं कि बूलर झील के बारे में तो जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, मीठे जल की झील। ये यूपी पुलिस एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। ठीक है, ये अभी आप पेपर उठा के देख लीजिए, अगर नहीं पूछा गया तो बता देना यूपी पुलिस में। और ये भी पूछा गया है यूपी पुलिस में, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार झील से संबंधित। ठीक है, तो झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन बूलर पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे हम अभी चिनाब नदी को लेकर के। ठीक है, नोट कीजिए इसे। आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आपने नोट कर लिया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, चाहे तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहें इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ पर बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप झेलम नदी के बारे में, चिनाब नदी के बारे में। झेलम नदी हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम चिनाब नदी। और एक एक नदियों का आप इस तरीके से स्पष्ट याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस बार यूपी पुलिस में नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब है हमारी जो नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। क्या है? चिनाब, चिनाब या चेनाब, चिनाब नदी। ठीक है, चलिए चिनाब नदी। सबसे पहले उद्गम की बात करें, उद्गम, चिनाब नदी का उद्गम। ठीक है, चिनाब नदी के उद्गम की बात करूं मैं यहाँ से, मैं लिख देता हूं इसको दूसरे कलर से, चिनाब नदी का उद्गम। उद्गम, चिनाब नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी कहाँ से निकलती है सर? यह नदी भी आपके जम्मू कश्मीर यानी हिमाचल प्रदेश, यह नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4343, ठीक है 343 मीटर के आसपास है। कितनी है? मीटर के आसपास है। तो 4343 मीटर, 4843, ठीक है 4843 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो हम इसको कहेंगे कि चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से होता है।
इस बड़ा लाचा दर्रे की जो ऊंचाई की हम बात करें तो यह है समुद्र तल से 4843 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो कितनी ऊंचाई से निकलती है? 4843 मीटर की ऊंचाई से निकलती है आपके, ठीक है, चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई की बात करें कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए लंबाई लंबाई की बात करें, इस नदी की लंबाई कितनी है, तो चिनाब नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई 1180 के आसपास है। कितनी है? 1180। तो इस नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, जहां भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। केवल कितनी है? 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है भारत में, ठीक है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है, ठीक है। चलिए प्राचीन नाम की बात करें कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, क्योंकि सभी के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। प्राचीन नाम, ठीक है। प्राचीन नाम, प्राचीन काल में इस नदी को अस्कनी, किसके नाम से? अस्किनी के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में इस नदी को अस्कनी कहते थे, और यह वह समय था प्राचीन काल की बात करें, क्योंकि ऋग्वेदिक काल की बहुत सारी नदियां हैं, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अकेले नदी सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में कम से कम 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अकेले ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ये सभी की सभी प्राचीन नदियां हैं। तो ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, ऋग्वेदिक काल में, और ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। अस्कनी के नाम से इसे जानते थे। प्रमुख शाखाओं की बात करें कि इस नदी की प्रमुख शाखाएं, देखिए प्रमुख शाखा, देखिए ये जो नदी है, ये नदी चिनाब के नाम से नहीं निकल करके आती है, बल्कि ये 2 शाखाओं में निकल करके आती है। तो इस नदी की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। इस नदी की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं कौन कौन सी? देखिए एक शाखा है इसकी चंद्रा, और एक है इसकी भागा। चंद्रा और भागा, देखिए ये 2 शाखाओं में निकल करके आती है आपके, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से ये 2 शाखाओं में निकल करके आती है। एक का नाम है चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलती है, चंद्रताल झील है एक। तो चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल झील से होता है, चंद्रताल झील से, और भागा नदी का उद्गम सूर्यताल झील से होता है, सूर्यताल झील। तो सूर्यताल झील से इस नदी का उद्गम होता है, और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। यह दोनों नदियाँ क्या है जी? यह दोनों नदियाँ, ठीक है, चंद्रा और भागा, यह दोनों शाखाएं हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर संगम बनाती हैं, और इन दोनों की संगम यानी शाखाएं, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो ये दोनों संगम जो है, इन दोनों नदियों का जो संगम स्थल है, जहाँ तांडी कहते हैं इस स्थल को, तांडी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में आकर के मिलती हैं, और यहीं से यह नदी चिनाब नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रा और भागा, चंद्रा नदी की बात करें तो ये निकलने के बाद, यानी चंद्रताल से निकलने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इधर की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि भागा नदी निकलने के बाद ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर।
तो ये कहाँ होती है, उत्तर की ओर, और ये कहाँ होती है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित, ये भी पूछ सकता है आपसे कि चंद्रताल यानी झेलम नदी का उद्गम चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। दोनों की दोनों जो नदियां हैं, एक नदी आपके उत्तर की ओर निकलती है, एक नदी आपके दक्षिण की ओर जाती है, और एक नदी आपके उत्तर की ओर जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो चिनाब बनने से पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और कहाँ से निकलती है, सूर्यताल से निकलती है, तो वो है आपकी भागा नदी। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब ये तरीका नहीं है कि आपके डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आपकी संविधान से भी एक क्वेश्चन आया था कि संविधान के पृष्ठों का डिजाइन किसने किया था, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ लिया गया है। गांधी जी की लंगोटी पूछ लिया था, ठीक है, पृष्ठ पूछ लिए कि इसकी सजावट किसने करी है, तो भैया कुछ भी पूछ सकता है। आप इस तरीके से तैयारी करके चलिए कि आप हर एक एग्जाम के लिए तैयार हों, ठीक है। चलिए, तो ये है इसकी प्रमुख शाखाएं। तो प्रमुख शाखाओं की बात करें तो यह नदी दो शाखाओं से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा दक्षिण की ओर जाती है, भागा उत्तर की ओर जाती है, और तंडी नामक स्थान पर, हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर संगम बनाती हैं, और ये चिनाब कहलाती है, ठीक है। चलिए, अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इस नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। 5वां पॉइंट, अपवाह क्षेत्र। देखिए, आपके इसी तरीके से आपके याद होंगे अपवाह क्षेत्र। अब पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए, आपकी एक एक चीज़ याद हो चली जाएगी। देखिए, अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इस नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र, इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र, कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। इस नदी के कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 26,755 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 26,755 किलोमीटर स्क्वायर है, इस नदी का अपवाह क्षेत्र, ठीक है। इस नदी पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं, बहुत सारे बांध हैं और बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो इस नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनी हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं हम कि इस नदी के बारे में कि यह नदी कहाँ जा कर के मिलती है। तो मैंने बताया था आपसे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इस पॉइंट को मैं यहीं रहने देता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे प्रमुख बांधों की बात करें कि इस नदी पर बने प्रमुख बांध, चलिए मैंने इरेज ही कर दिया, लिख दूंगा मैं बाद में, ठीक है। इस नदी पर बनी हुई प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है, प्रमुख परियोजना, प्रमुख परियोजना। देखिए, इस नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई हैं, ठीक है। एक का नाम है सलाल, क्या नाम है, सलाल। एक परियोजना का नाम है सलाल परियोजना, सलाल। एक का नाम है दुलहस्ती, एक का नाम दुलहस्ती है, एक का नाम दुलहस्ती है, और एक का नाम है बगलिहार, बगलिहार, ठीक है। एक दुलहस्ती है, एक बगलिहार है। सलाल परियोजना की बात करें तो देखिए, इस परियोजना की प्रस्तावना यानी कब प्रस्तावित था ये परियोजना, तो इस परियोजना के बारे में 1921 में इस परियोजना के बारे में सबसे पहले बातें की गई थी कि इस एक परियोजना बनानी है। उसके बाद इस परियोजना के निर्माण की बात करें तो लगभग 1961 के आसपास, 1961 के आसपास इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था। तो और यह परियोजना 1970 में शुरू हो गई थी। कब हो गई थी जी, 1970 में इस परियोजना शुरू हो गई थी। ये कितनी कब हो गई थी, शुरू हो गई थी। दुलहस्ती की बात करें तो 1987 के आसपास इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। 1987-85 के आसपास इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, तो 1985। बगलिहार की बात करें तो देखिए, बगलिहार परियोजना, ठीक है, ये बगलिहार परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना की प्रस्ताव कब लाया था, 1991। परियोजना को मंजूरी कब मिली, यानी इस पर अध्ययन की बात करें तो 1961 में देखिए यहाँ पर अध्ययन किया गया था, अध्ययन, और यहाँ पे शुरू हो गई थी। इसी तरीके से 1991 में प्रस्ताव आया था, एक प्रस्ताव की परियोजना होनी चाहिए। 1996 में, ठीक है, इस पर रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया था, अध्ययन, और 1999 में यह परियोजना बनी, ठीक है। यह परियोजना निर्माण कार्य शुरू, निर्माण कार्य शुरू, तो निर्माण शुरू।
तो बगलिहार परियोजनाएं, तीनों की तीनों परियोजनाएं जो हैं, तीनों की तीनों परियोजनाएं ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीनों परियोजनाएं, ठीक है, तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चेनाब नदी पर स्थित है। यह नदी, ठीक है, पाकिस्तान में तिरमू नामक स्थान पर झेलम से मिल जाती है। झेलम से मिल जाती है, ठीक है। यह नदी, यहाँ की बात करें तो यह नदी दीर्घ हिमालय व मध्य हिमालय को विभाजित करती है। मध्य हिमालय को अलग करती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यह नदी मध्य हिमालय और दीर्घ हिमालय को अलग करती है। इसको आप ध्यान रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेता है कि कौन सी नदी है जो मध्य हिमालय और दीर्घ हिमालय को अलग करती है। वो ये नदी है, इसका नाम है चेनाब नदी। एक बार फिर से देखिए, उद्गम बड़ालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। कुल लंबाई की बात करें 1180 किलोमीटर, जिसमें से 725 किलोमीटर लंबाई में भारत में प्रवाहित होती है। प्राचीन काल में इसे अस्कनी के नाम से जानते थे। अस्कनी के नाम से इसे जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसकी प्रमुख दो शाखाएं हैं, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। दोनों की दोनों शाखाएं हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूर्यताल झीलों से निकलती हैं। चंद्रताल झील से निकल करके चंद्रा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सूर्यताल से निकल करके भागा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और तांडी, हिमाचल प्रदेश में एक तांडी नामक स्थान है, जिला है, वहाँ पर आकर के संगम बनाती है और यह नदी चेनाब नदी कहलाती है, ठीक है। इस नदी का कुल लंबा क्षेत्र 26,755 किलोमीटर स्क्वायर है। इस नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई हैं। सलाल परियोजना 1921 में इसके बारे में बात कही गई थी। 1961 में इस पर रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया था। 1970 में निर्माण कार्य शुरू हो गया। दुलहस्ती परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में। 1985 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। बगलिहार परियोजना 1991 में प्रस्ताव आया, 1996 में अध्ययन किया गया था रिपोर्ट पर, और 1999 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद तीनों परियोजनाएं कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। यह पाकिस्तान के तिरमू, कौन से? तिरमू नामक स्थान पर झेलम नदी में जाकर के मिल जाती है। यह दीर्घ हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको आप करते रहिए। और इस तरीके की हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। और ये इस बार का ये 14वां भाग है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं और हर एक चीज़ जो नदियों से संबंधित है हम आपको उन्हें कराएंगे। तो आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए। पर डे हमारी 8 PM पर रोज़ाना क्लास आती है शाम के समय। खाना पीना खा करके आप आराम से बैठिए और क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ज्योग्राफी जो आपके एकदम लगता है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ना नहीं अच्छा लगता है या फिर हमारे समझ नहीं आती है, तो मैपिंग के माध्यम से मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।